मैं पिछले 10 सालों से अकेले रह रही हूँ। मेरे पति और मेरी बेटी गुजर गए हैं और मेरा बाकी परिवार बहुत पहले शहर से बाहर चला गया। मैं 40 सालों से अपने घर की मालकिन हूँ और मैंने पड़ोस को धीरे धीरे बिखरते देखा है। घर, आंगन, यहाँ तक कि सड़क भी यादों से भरी हुई है। खास तौर पर मेरे सामने के आंगन में लगा पुराना ओक का पेड़। मेरी बेटी उस पर चढ़ जाती थी और पूरा दिन उसकी शाखाओं में खेलती रहती थी। इसलिए जब एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया और उसने कहा कि वह एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो कुछ ही पैसों में पेड़ काट देगी, तो मैंने उससे कहा कि जाओ भड़ में जाओ। उसने मुझे बताने की कोशिश की कि पेड़ मर चुका है, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा नहीं है। वह मुझसे बहुत नाराज हो गया। कुछ दिनों बाद पूरे दिन बारिश होती रही और शाम को भयंकर तूफान आया। मुझे इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी। मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। सूरज ढलने के ठीक बाद बिजली फिर से चली गई। मुझे इसकी चिंता नहीं थी। मुझे लगा कि यह सुबह तक आ जाएगी। मैंने कुछ मोमबत्तियाँ जलाई और थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ी। थोड़ी देर बाद मैं जल्दी सो गई। तूफान अभी भी उग्र था, लेकिन मुझे हमेशा बारिश की आवाज़ पसंद थी। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर जा रही थी, मैंने तूफान की शोर के साथ एक चैनसो की आवाज़ सुनी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कोई उस तरह के मौसम में चैनसो के साथ बाहर काम क्यों कर रहा होगा। यह आवाज़ नज़दीक से आ रही थी, जैसे कि यह मेरे पड़ोसी की यार्ड से आ रही हो। मुझे लगा कि शायद वह गैरेज में काम कर रहा होगा। मुझे उम्मीद थी कि आवाज़ बस कुछ सेकंड के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन पूरा 1 मिनट बीत गया और यह कभी बंद नहीं हुई। मैं उठकर अपने दरवाजे की ओर चली गई, लेकिन मुझे दरवाज़ा खोलने का मौका ही नहीं मिला। अचानक बाहर से एक भयानक दरार की आवाज़ आई। एक पल बाद छत फट गई और ओक का पेड़ उसमें से टकरा गया और पेड़ मेरे बिस्तर पर आ गिरा। अगर मैं 5 सेकंड देर से उठती तो मैं कुचल जाती। मैं सदमे में थी। हवा और बारिश मेरे बेडरूम में तेज़ी से घुस रही थी। मैं भीग गई। फिर मैंने पेड़ द्वारा बनाए गए छेद से बाहर बिजली की चमक में देखा। एक आदमी पेड़ के तने के पास खड़ा था और उसके हाथ में चैनसो था। जैसे ही मैंने उसे देखा, वह मेरी ओर आने लगा। मैं डर के मारे कांप उठी। वह पेड़ के ऊपर से मेरे बेडरूम में घुस गया। फिर वह मेरे पास आया, चैनसो को मेरे गले तक ले आया और फिर उसे घुमा दिया। अपने गहने कहाँ रखे हैं? बताओ बूढ़ी औरत। वो वहाँ ड्रेसर में, लॉक ड्रॉअर में। इसे अभी खोलो। चाबी कहाँ है नहीं पता। तो इसे ढूंढो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सिर काट के रख दूं। मैं नहीं ढूंढ सकती, सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे पागल मत समझो, ये तुम्हारा घर है। मुझ पर दया करो। आखिरकार उसने अपना ध्यान मुझसे हटा लिया और मेरे बेडरूम में तबाही मचा दी। यहाँ बहुत अंधेरा था। पेड़ ने बिस्तर के फ्रेम को चकनाचूर कर दिया था और अब मेरे पास जो कुछ भी था वह बारिश में भीग रहा था। मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे कैसे उम्मीद की कि मैं इस गंदगी में कुछ ढूंढ पाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि वह पागल हो गया होगा। यह देखकर कि दराज से चाबी ढूंढना कितना मुश्किल होगा। वह गुस्सा हो गया। मुझे लगा कि वह पीछे मुड़ेगा और मुझे चैनसो से चीर देगा या मेरा सिर काटकर गुस्से में पड़ोसी की खिड़की में फेंक देगा, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे फर्श पर धकेल दिया। उसने चैनसो को तेज किया और ड्रेसर के ऊपर से काटना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए वह हंस रहा था, मानो वह मेरे पास बची हुई हर चीज को तबाह करने में मजा ले रहा हो। उसने लकड़ी में छेद कर दिया और अपना हाथ अंदर डालकर मेरे गहनों के डिब्बे को बाहर निकाल लिया। उस पर एक ताला भी लगा था। प्लीज इसे दे दो, मेरे पास सिर्फ यही बच्चा है। चुप रहो, तुम जैसी घिनौनी बूढ़ी औरत को गहने पहनने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर तूफान में भागने से पहले उसने यही आखिरी बात कही। मैं अपने बेडरूम के फर्श पर मदद के लिए पुकारती रह गई, लेकिन मेरे घर में पानी भर जाने के कारण शायद ही कोई मेरी आवाज़ सुन पा रहा था। मैंने उस रात सब कुछ खो दिया। चोरी हुए गहने मेरे परिवार के पास सालों से थे, कई पीढ़ियों से। मैं अब रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब यह सब हो रहा था तो बहुत अंधेरा और अफरा तफरी थी, इसलिए मैं उसके चेहरे को ठीक से नहीं देख पाई। लेकिन वह वही आदमी था जिसने कुछ दिन पहले पेड़ काटने के लिए मुझसे पैसे मांगे थे।
मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर मैं उस ठगी के झांसे में आ जाती तो क्या चीजें अलग तरह से खत्म होती। बदकिस्मती से पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई, इसलिए शायद मुझे कभी न्याय नहीं मिलेगा। जब से मेरा घर तबाह हुआ है तब से मैं अपने पड़ोसी के घर में रह रही हूँ। समुदाय ने मरम्मत के लिए पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतना मेरे लिए काफी होगा या नहीं। एक दोपहर मैं एक तूफान में फंस गई, जिसकी वजह से मैं एक डरावनी स्थिति में पहुंच गई। मुझे पालतू जानवरों के खाने के लिए नजदीकी स्टोर जाना था। मेरे पास एक कार है, लेकिन मैं उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं ज्यादातर जगहों पर पैदल जाना पसंद करती हूँ। इससे मुझे अच्छी कसरत मिलती है और यह आमतौर पर एक अच्छा अनुभव होता है। इसलिए मैं दोपहर में ही स्टोर के लिए निकल गई। जब मैं निकली तो मौसम गर्म था और आसमान पूरी तरह से साफ था। मैं स्टोर पर गई, अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदी और फिर उन्हें अपने बैग में रख लिया। जब मैं स्टोर से निकली तो मौसम में अचानक आए बदलाव से मैं हैरान रह गई। साफ और धूप वाला दिन गायब हो गया था और उसकी जगह काले बादलों की चादर छा गई। घर से निकलने से पहले मैंने मौसम की जानकारी लेने की जहमत नहीं उठाई थी। बाहर इतनी तेज धूप थी कि मुझे नहीं लगा कि मुझे इसकी जरूरत है। खैर, मैंने पार्किंग से बाहर निकलना शुरू किया और मैं तेजी से चलने लगी। मुझे अपने घर वापस पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगते। मैं दौड़ नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास इसके लिए अच्छे जूते नहीं थे, और तो और मेरे पास एक बैकपैक था। हालांकि मैंने जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश की, लेकिन फिर आंधी शुरू हो गई। मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि आसमान से मुझ पर बारिश की चादरें बरसने लगी। यह इतनी तेजी से हुआ कि मैं शायद 1 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह भीग गई। मैंने बारिश के बीच में ट्रक आते सुना। ट्रक रुका और ट्रक में बैठे आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सवारी करना चाहूँगी। मैंने उससे कहा कि मैं भीगी हुई हूँ और मैं उसकी कार भी गीला कर दूंगी। हालांकि उसने जोर दिया और आखिरकार मैंने मान लिया और मैं ट्रक में बैठ गई। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे कई बार मेन रोड पर चलते हुए देखा है और हमेशा सोचता रहा है कि क्या मेरे पास कार है या नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कार है। आखिर में वह मेरे पड़ोस में मुड़ने के बजाय गाड़ी चलाने लगा। हालांकि वह एक ट्रक स्टॉप पर रुका। मुझे तो पहले यह लगा कि उसे डीजल लेने या कुछ खरीदने की जरूरत है, लेकिन वह इधर उधर चला गया और पार्किंग स्थल के बहुत पीछे पार्क कर दिया। मैं उससे पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है जब वह मेरी ओर मुड़ा और अचानक बोला, अगर तुम चाहो तो अपने कपड़े उतार सकती हो। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे घुटने पर रखा, मैंने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ और घर पर कपड़े बदल सकती हूँ। वह आदमी मुझे घूरता रहा और आखिरकार उसने कहा कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूम सकते हैं जब तक कि आंधी खत्म न हो जाए। मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। मैंने अपने पास में लगे दरवाजे के हैंडल को टटोला, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वह वहाँ नहीं था। मैं दरवाज़ा खोलकर भाग नहीं सकती थी। वह आदमी मेरे करीब आ गया। मुझे उस भयानक स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना था। उस वक्त मैंने वही किया जो मैं कर सकती थी और मैंने उसकी जांघ पर जितना हो सके उतना जोर से मुक्का मारा। वह दर्द से चिल्लाया और यही मेरा मौका था। वह मुझे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं उसका दरवाज़ा खोलकर ट्रक से बाहर निकल गई। गीली सड़क पर फिसलते हुए मैं ट्रक स्टॉप पर भागने में कामयाब रही। हालांकि मेरे पास अच्छे रनिंग शूज नहीं थे। मैंने पेट्रोल पंप के कैशियर को पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वह आदमी भाग गया, लेकिन मेरे द्वारा बताई डिटेल्स के कारण वे बाद में उसे पकड़ने में सफल रहे। पता चला कि वह व्यक्ति मेरे साथ जो करने की कोशिश कर रहा था उसके लिए वह कई बार जेल जा चुका था। बदकिस्मती से मैंने जो गवाही दी थी उसके आधार पर उसे दोषी ठहराना काफी नहीं था। मैं अपनी आंख बंद करती हूँ तो उस आदमी को ट्रक में देखकर कांप जाती हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने अपने चाचा के घर पर बहुत समय बिताया। मेरे मॉम डैड बहुत काम करते थे और मुझे याद है कि मैं ज़्यादातर शुक्रवार को अपने चाचा के घर जाता था और रविवार तक रहता था। और कुछ समय बाद मैं उनके घर और उनके परिवार को अपने मॉम डैड से बढ़कर समझने लगा। मेरे मॉम डैड का घर सिर्फ
एक घर था और मेरे चाचा का घर एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग मुझे प्यार करते थे और मुझे देखकर खुश होते थे। मेरे चाचा के 2 बच्चे थे, रूथ और ल्यूक, और हम तीनों लगभग एक ही उम्र के थे। उनका कमरा बेसमेंट में था और हम हमेशा वहीं रहते थे। उनके पास वहाँ एक पुराना टीवी और एक वीसीआर था जिस पर हम पुरानी फिल्में देखते थे। कमरा बहुत बड़ा था, बेसमेंट की दीवारें नहीं थी, इसलिए वहाँ बहुत जगह थी। यह कहानी तब की है जब मैं लगभग 10 साल का था, लेकिन यह एक ऐसी बात है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह शनिवार का दिन था, पूरे दिन बारिश हो रही थी। हम लगभग 1000वीं बार सुपर मारियो गेम खेल रहे थे और जब बिजली चमकने लगी तो हमें चिंता हुई कि वे हमें इसे बंद करने के लिए कहेंगे। मेरी चाची को चिंता थी कि बिजली प्लग में लगी किसी भी चीज को बर्बाद कर देगी, और इसलिए हम सभी ने सोचा कि हम बस कुछ ही समय में पढ़ रहे होंगे या खिलौनों के साथ खेल रहे होंगे। हमें आश्चर्य हुआ, उन्होंने हमें याद नहीं दिलाया और हमने उन्हें भी याद नहीं दिलाया। मुझे याद है कि दीवार के ऊपर छोटी खिड़कियों में बिजली चमकती हुई दिखाई दी थी और मैं बैठकर चमक के 20 के मिनटों को गिनता रहा कि बिजली हमसे कितनी दूर थी। मुझे याद है कि एक खास चमक के बाद मैंने आंखें सिकोड़ ली। ल्यूक अपने गेम में खोया हुआ था। मैं सोफे के पीछे झुक गया, छोटी खिड़की को देखते हुए और एक और चमक का इंतजार करते हुए। वहाँ सच में कुछ था, खिड़की के पास कुछ बैठा था, लेकिन बारिश और कोहरे ने कांच को ढक दिया था जिससे यह बताना मुश्किल था। यह लगभग एक चेहरे जैसा लग रहा था, लेकिन यह सोचना बेवकूफ़ी थी कि कोई बारिश में बाहर बैठकर बच्चों को मारियो गेम खेलते हुए देख रहा है। जब ल्यूक की बारी खत्म हुई तो उसने कहा कि अब मेरी बारी है। उसे यह कई बार कहना पड़ा क्योंकि मैं खिड़की पर इतना ध्यान से देख रहा था कि मैंने पहले उसे नहीं सुना। मैं वापस मुड़ा। ल्यूक मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। हमने 40 मिनट और खेला। उसके बाद मेरी आंटी ने चिल्लाकर कहा कि अब सोने का समय हो गया है। हम सिर्फ 5 मिनट और खेलने के लिए कहते रहे, लेकिन मेरी आंटी ने कहा कि अब देर हो चुकी है और हमें सोने की ज़रूरत है। जब रूथ ने पूछा कि क्या हम सोने से पहले कार्टून देख सकते हैं, तो मेरी आंटी ने सहमति जताई। हमने स्लीपिंग बैग लिए, अपने दांत ब्रश किए और पुराने टीवी सेट के सामने आराम से बैठने से पहले टेप को पुराने वीसीआर में डाल दिया। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, मेरी आंटी ने हमें गुड नाइट कहा। जैसे ही उन्होंने लाइट बंद की, बिजली और करीब आ गई। बिजली गिरने से घर हिल गया और मुझे याद आया कि मैं कुछ ढूंढ रहा था। अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैंने एक आवाज़ सुनी। इसने उस नींद को उड़ा दिया जो फिल्म देखते समय मुझे आ रही थी। रूथ झपकी ले रही थी, ल्यूक पहले से ही खराटे ले रहा था। मैंने पाया कि मैं उस आवाज़ को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। यह तभी आती थी जब बिजली चमकती थी। बिजली पूरे पड़ोस में गड़गड़ाहट कर रही थी। जितनी देर तक आवाज़ आती रही और मुझे सोने से रोकती रही, मैं उतना ही निराश होता गया। मैं आखिरकार उठ गया और सुनने लगा। आवाज़ को किसी खास जगह पर इंगित करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं यह पता लगा पाता कि यह कहाँ से आ रही है, तो मैं खुद से कह सकता था कि यह चिंता की कोई बात नहीं है। रूथ पहले से ही सो चुकी थी और मैं इतना थका हुआ था कि मैं बस यह काम पूरा करना चाहता था ताकि मैं भी सो जाऊँ। मैंने बिजली चमकने का इंतजार किया। तेज चमक के बाद जब गरज के साथ बारिश हुई तो मैंने उसे फिर से सुना। आवाज़ खिड़की से आ रही थी, वॉशर के पास, ड्रायर में। खिड़की से झांकती हुई मैं धीरे धीरे वॉशर के पास पहुंचा। मैं अभी भी नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने अपने चाचा के पास यूटिलिटी शेल्फ पर रखी छोटी सी टॉर्च उठाई और फ्लैश का इंतजार किया। मैंने टॉर्च चालू की और उसे पूरी तरह से चेहरे पर पकड़ा, और जब मैंने देखा कि उस छोटी सी खिड़की के बाहर क्या इंतजार कर रहा था, चीखने के बजाय मैं अपने चाचा को लेने के लिए ऊपर की ओर भागा। उन्हें बताया कि क्या हो रहा था और हम खतरे में थे। मेरी चाची ने कहा कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन मेरे चाचा इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्होंने मुझे अपने चचेरे भाई को जगाने और उन्हें ऊपर ले जाने के लिए कहा। वह कुछ ही सेकंड में उठकर दरवाजे से बाहर निकल गए। उनके हाथ में राइफल थी। मैं नीचे गया और अपने चचेरे भाई बहन को उठाया। उनसे कहा कि हमें ऊपर जाना है, और जब मेरी चाची मेरी मदद के लिए आई तो मैं समझ गया कि कुछ बदल गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे चाचा ने उनसे क्या कहा था। वह इंश्योर करने आए थे कि ल्यूक, रूथ और मैं ऊपर है।
मेरे चाचा 20 मिनट बाद वापस आए। उन्हें कोई भी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। वे बाहर आए और जांच की, मुझसे सवाल पूछे, और जब उन्होंने पूछा कि मैंने क्या देखा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं खिड़की से एक चेहरा देख रहा था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया हुआ था क्योंकि वह खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे बाद में पता चला कि अगर फ्रेम को ठीक से तोड़ा जाए तो उन खिड़कियों को बाहर से खोला जा सकता है। मेरे चाचा आज भी कहते हैं कि मैंने शायद एक अजीब सी आवाज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा से अपने चचेरे भाइयों और खुद को बचाया है। मेरे चाचा ने तूफान के एक हफ्ते बाद नई खिड़कियां लगाई और नई खिड़कियां ज़्यादा मजबूत थी और उन्हें केवल अंदर से ही खोला जा सकता था। पुलिस ने कुछ हफ्ते बाद एक आदमी को इसी तरह के मामले में गिरफ्तार किया। मैं आज भी कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने उस आदमी को अंदर आने से पहले नहीं पकड़ा होता तो क्या होता। और यह ऐसी बात है जिस पर मैं अक्सर सोचना पसंद नहीं करता।